हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 9th की कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर 3 रोजनामचा, जिसको हम लोग इंग्लिश में जनरल भी बोलते हैं। मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपने चैनल पे पूरा पढ़ा रखा है, तो अगर आपको उसके वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग रोज नामचा बोलते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है रोज नामचा। इसका टॉपिक है हमारा रोज नामचा या दैनिक बही प्रारंभिक लेखों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें स्मरण बही से तिथिवार लेन देनों को प्रविष्टि की जाती है। कॉटर ने ये लिखा है। ठीक है, रोज नामचा क्या है, या दैनिक बही भी इसको बोलते हैं। ये प्रारंभिक लेख है, मतलब स्टार्टिंग बुक होती है। मतलब जब भी आप कोई भी परचेज या सेल करते हो तो सबसे पहले इसी में एंट्री होती है। इसको हम लोग रोज नामचा या दैनिक बही भी बोलते हैं। ये एक ऐसी पुस्तक होती है जिसको हम लोग स्मरण बही, जिसको मेमोरेंडम बुक बोला जाता है। उसमें से हम क्या करते हैं, चीज़ें टाइम टू टाइम डेट वाइज क्या करते हैं, इसमें उतारते हैं देख के मेमोरेंडम बुक से। अब मेमोरेंडम बुक क्या होता है तो वो हम अपने आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन हमारे क्वार्टर ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकथन। ठीक है, प्रकथन क्या है? रोज नामचा प्रारंभिक लेन देन का लेखा करने की एक ऐसी प्रधान पुस्तक होती है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रतिदिन होने वाले सभी लेन देनों का लेखा तिथिवार निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों का पालन करते हुए जिस पुस्तक में किया जाता है, उस पुस्तक को रोज नामचा या दैनिक कहते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है रोज नामचा प्रारंभिक लेन देनों का लेखा करने की एक ऐसी प्रधान पुस्तक है। मतलब रोज नामचा क्या है? स्टार्टिंग बुक जिसको बोला जाता है। सबसे पहले लेन देन जो आप कर रहे हो उसका लेखा, जिसमें आप करते हो, जिसमें आप उसको लिखते हो, उसको करने की क्या है, पुस्तक है जिसमें आप करते हो। उसी पुस्तक को हम लोग रोज नामचा बोलते हैं। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही दोहरा लेखा प्रणाली को अच्छे से समझा था कि कोई भी चीज़ क्या होती है, अगर आप कुछ भी बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो उसकी एंट्री डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रतिदिन होने वाले सभी लेन देन का लेखा तिथिवार निश्चित नियम एवं सिद्धांत का पालन करते हुए जिस पुस्तक में किया जाता है, उस पुस्तक को रोज नामचा या दैनिक कहते हैं। ठीक है, दैनिक वही होगा। यहाँ पे देखो, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से आप डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज या जो नियम होते हैं, उन नियम को, उन सिद्धांतों को यूज़ करते हुए आप जिस पुस्तक में एंट्री करते हो उसी पुस्तक को हम लोग रोज नामचा या दैनिक वही या जनरल बोलते हैं। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक लेन देनों को लिखने के लिए प्रारंभ में प्रमुख रूप से 3 बहियां प्रयोग की जाती हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से जब आप स्टार्टिंग में एंट्री करते हो तो 3 पुस्तकों का, मतलब 3 बुक्स का यूज़ करते हो। वो 3 पुस्तक कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है हमारा स्मरण बही, दूसरा होता है रोज नामचा और तीसरा होता है खाता बही। ठीक है, इस अध्याय में प्रथम 2 बहियां जैसे कि स्मरण बही तथा रोज नामचा का ही वर्णन किया गया है। ये जो पूरा चैप्टर है रोज नामचा का, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, स्मरण बही क्या होता है और रोज नामचा क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। और इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में हम लोग खाता बही को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो समझ में आया? मतलब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से 3 बुक्स ओवरऑल यूज़ होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्मरण बही,
दूसरा होता है रोज नामचा और तीसरा होता है खाता बही। इस चैप्टर में हम लोग स्मरण बही और रोज नामचा के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेमोरेंडम बुक से कि एक्चुअली में मेमोरेंडम बुक क्या होता है, जिसको हम लोग स्मरण बही भी बोलते हैं। इस बही का प्रयोग व्यापारी अपने लेन देनों को याद रखने के उद्देश्य से करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एकदम बेसिक से एग्जांपल देना चाहूँगी। वो एग्जांपल क्या है, देखो जैसे कि मान लो अगर मैंने एक बिज़नेस ओपन किया है, ठीक है, मैंने एक बिज़नेस ओपन किया है। अब मैं जितनी भी इंट्रीज करूँगी ये पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट मैं क्या करूँ रोज नामचा या जनरल में करने लगूँ, क्योंकि हो सकता है कि एक साथ मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स हो या डायरेक्ट जनरल करने में मुझसे कोई गलती हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, एक छोटे छोटे आपको बिल्स मिलते होंगे, ठीक है, जब आप कोई भी सामान परचेस करते हो या सेल्स करते हो तो आपको छोटे छोटे बिल्स मिलते होंगे। उस बिल्स को हम लोग वाउचर बोलते हैं, ठीक है। वाउचर से क्या होता है, वो सारे वाउचर्स मतलब एक बिल होता है और उसके पीछे कार्बन कॉपी होती है, ठीक है। आप जब देखते होगे तो उसके पीछे कार्बन कॉपी होती है, ताकि एक क्या हो जाए हमारे कस्टमर्स के पास रहे और एक क्या रहे बिजनेस के पास रहे। तो वो सारे बिल्स की कॉपी रात में या एक दिन बाद या 2 दिन बाद क्या होती है, उसको जनरल में उस मेमोरेंडम बुक, उसी को बोलते हैं हम लोग मेमोरेंडम बुक, क्योंकि जब हम जनरल में करेंगे तो दिन भर में क्या बेचा क्या खरीदा इतना याद नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, वो बिल की कॉपी उठा के उसमें से देख देख के सारी एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम बुक। और वो बिल क्यों बना रहा है, उस बिल को रख क्यों रहा है, उस वाउचर्स को रख क्यों रहा है, ताकि उसको बाद में याद रहे जनरल में एंट्री करते टाइम, ठीक है, कि उसने क्या खरीदा है और क्या बेचा है, कितने का खरीदा है और कितने का बेचा है, ठीक है। तो इसका प्रयोग व्यापारी खास तौर से क्यों करता है, ताकि उसको चीज़ें याद रहें जब वो जनरल में या रोज नामचा में एंट्री करे, तो उसको ये चीज़ें याद रहें कि उसने क्या बेचा है और क्या खरीदा है, ठीक है। अपने दैनिक व्यवहारों को वह लेन देनों होते ही तुरंत इसमें लिख लेता है और बाद में इनका लेखा जनरल में लिखा जाता है, ठीक है। जब ये चीज़ें बेचता है और ख़रीदता है तो तुरंत किस चीज़ में एंट्री कर लेता है, तुरंत मेमोरेंडम बुक मतलब स्मरण बही में लिख लेता है और बाद में इनमें से देख के क्या करता है जनरल में चढ़ाता है, जिसको रोज नामचा भी आप लोग बोलते हो। लेन देन का लेखा साथ साथ करने पर लेखा पुस्तकों के गंदा होने व काट छाट होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। अगर अब आपका क्वेश्चन होगा कि डायरेक्ट जनरल में ही एंट्री ना करते चले, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप करते हो तो क्या होता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, ठीक है। और वो अगर आप मिस्टेक्स करोगे उसमें काट पीट करोगे तो क्या होगा, वो बुक्स आपकी गंदी हो जाएगी। और रोज नामचा और जनरल बुक सही होना, साफ सुथरी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस बही को रखना अनिवार्य नहीं है, संभावना अधिक रहती है। इस बही को रखना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आपको मेमोरेंडम बुक संभाल के रखना ज़रूरी नहीं है। आपने मेमोरेंडम बुक से क्या कर दिया, रोज नामचा में एंट्री कर दिया, देन मेमोरेंडम बुक क्या हो सकती है मिसप्लेस भी हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पुस्तक को व्यापारी अपनी सुविधा के लिए रखते हैं। यह बही सादे कागजों की बनी होती है तथा इनमें एक पेंसिल बंधी होती है, ठीक है। इसको बस मेमोरेंडम बुक को क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ अपने ज़रूरत के लिए, अपने सुविधा के लिए रखा रहता है, ताकि उसको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसमें क्या होती है, इस बुक में आपने देखा होगा कि अगर जो भी बिजनेसमैन होता है तो वो एक कॉपी में क्या होता है, जैसे पेन लगा के रखता है, ये प्लेन सादे पन्नों की कॉपी होती है और इसी में क्या होता है, पेन लगा होता है, ठीक है, एक पेंसिल बंधी होती है। इस बही को एक बही या रद्दी बही भी रफ, ठीक है, यहाँ रफ है, ये रफ बही या रद्दी बही या स्मृति पुस्तक या लॉन्ग बुक या कच्ची नकल बही या कच्चा रोजनामचा आदि नामों से पुकारा जाता है। इसके कुछ अलग अलग नाम है, हो सकता है बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में इसको अलग अलग नाम दिया जाता हो, ठीक है। इस बुक को रद्दी बही भी बोला जाता है, रफ बही भी बोला जाता है, स्मृति मतलब याद रखने वाली बुक, या लॉन्ग बुक भी बोला जाता है क्योंकि ये पतली सी लंबी सी होती है, आपने देखा होगा बहुत जगह, ठीक है। कच्ची नकल भी बोला जा सकता है,
कच्चा रोजनामचा भी बोला जाता है, या अनेक इसके और भी बहुत नाम है, उन नामों से क्या किया जाता है, इनको पुकारा जाता है इस बुक्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मरण बही के उद्देश्य अथवा महत्व। ठीक है, जो हमारा मेमोरेंडम बुक है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों बनाया जाता है और क्या इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेमोरेंडम बुक क्या क्या होता है। पहला है हमारा, व्यापार में प्रतिदिन अनेक लेन देन होते हैं जिन्हें याद रखना कठिन होता है, जिनका लेखा इस बही में लिखा जाता है। ठीक है, देखो व्यापार में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो एक दिन में आप, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ बेच रहे हो, किसी चीज़ से भी आप डील कर रहे हो, कॉपी से, पेन से, फ़ोन से, टेबल से, चेयर से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जिस भी चीज़ को बेच रहे हो दिन भर में एक बेचो या दो बेचो। कभी कभी ग्राहक बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी बहुत कम होते हैं। तो एक व्यापार क्या करता है, प्रतिदिन अनेक लेन देन करता है, बहुत सारे लेन देन करता है, जिसको याद रखना एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है, उनको याद रखने के लिए एक कच्ची बही या मेमोरेंडम बुक बनाया जाता है। ठीक है, यह बही रोजनामचे में लेखा करने में सहायक है। ठीक है, और इसी बुक में से देख के क्या किया जाता है, जनरल या रोजनामचा में क्या किया जाता है, लिखा जाता है चीज़ें। ठीक है, व्यापारी कभी कभी अपने लेन देनों के लेखों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रोजनामचा का जो टोटल होता है वो सही नहीं आ रहा होता है, या कोई चीज़ उसको लगती है गलत व्यापारी को, तो उसमें मिलान करने के लिए कि सही उसमें चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, तो उसके लिए भी क्या करता है, मेमोरेंडम बुक का ही यूज़ वो करता है। बीजक आदि तैयार करते समय इस बही का प्रयोग किया जाता है। बीजक वीजक, ठीक है, अभी ये सब टर्म्स आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। ये सब चीज़ों का जब तैयार किया जाता है तो इन सब में भी क्या होता है, इस बुक्स का यूज़ होता है। जिस व्यापार में अत्यधिक लेन देन होते हैं उस व्यापार में यह बही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जिसमें डेली के बहुत सारे आन जान हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या है डीलिंग्स होती हैं, उसमें क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज बिना इसके तो व्यापारी याद ही नहीं रख सकता कुछ भी। अकेक्षण मतलब ऑडिटिंग के समय इसका प्रयोग सहायक हो सकता है। कभी कभी हो सकता है जो ऑडिटर आया हो वो मांग ले कि आप मेमोरेंडम बुक दीजिए, मुझे जनरल में आपके कुछ गड़बड़ी लग रही है, ठीक है, या मिलाने के लिए, या कभी कभी ऑडिटिंग में कुछ गलती आ जाती है तो उन सबको सही करने के लिए भी मेमोरेंडम बुक यानी स्मरण बही का उपयोग होता है। ठीक है, ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब है हमारे स्मरण बही का नमूना कि स्मरण बही कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो स्पीसमेंस ऑफ मेमोरेंडम बुक, तो देखो तिथि 11 सितंबर 2013। ठीक है, 11 सितंबर 2013 का यहाँ पे दिया है। 2000 रुपये का माल खरीदा। ठीक है, देखो जो उस दिन क्या किया होगा, उसने 2000 रुपये का माल खरीदा होगा, तो इसने चढ़ा दिया 2000 रुपये का माल खरीदा। 5000 रुपये का राजपाल को बेचा। 4000 रुपये का माल राहुल को बेचा। ठीक है, ये स्पीसमेंस, ये तरीका होता है मेमोरेंडम बुक में चढ़ाने का। ठीक है, फिर है 500 रुपये का माल मणिक त्यागी से खरीदा। 1100 रुपये का फर्नीचर खरीदा। 600 रुपये बैंक से निकाले। 200 रुपये किराया दिया। 4000 रुपये धन प्रकाश से मिले। ये तरीका था क्या, मेमोरेंडम बुक में लिखने का। अब इससे देख के वो क्या करेंगे, रोजनामचा में चढ़ा देंगे। ठीक है, जो भी एंट्रीज होंगी, तो ये क्या था, एक तरीका था मेमोरेंडम बुक। आई होप आपको मेमोरेंडम बुक की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इसमें समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या है, जनरल। ठीक है, कि जनरल क्या होता है। ठीक है, इसमें दो टर्म्स हमें समझने थे, एक मेमोरेंडम बुक जिसको हम लोग स्मरण बही बोलते हैं, दूसरा है हमारा जनरल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल। रोजनामचा को अंग्रेजी में जनरल कहते हैं, जो फ्रांसीसी भाषा के ज्वर शब्द से बना है। ठीक है, रोजनामचा को, जैसे कि अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे, इस चैप्टर में हमें दो टर्म्स पढ़ने थे। पहला था मेमोरेंडम बुक
एंड दूसरा था जनरल, ठीक है, रोज नामचा। तो इस रोज नामचा को अगर आप इंग्लिश में देखो, अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम लोग इसको जनरल कहते हैं, जो कि इसका बहुत कॉमन नेम है, आपको हर जगह ये जनरल नेम से ही मिलेगा। और ये जो जनरल वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये फ्रांसीसी भाषा मतलब फ्रेंच भाषा ज्वर शब्द से आया है, ठीक है। ज्वर शब्द का अर्थ दिन है, और यहाँ पे ज्वर शब्द का मतलब क्या होता है, दिन, ठीक है, डे। क्योंकि इस पुस्तक में प्रतिदिन होने वाले लेन देन का उसी दिन लेखा किया जाता है, इसलिए इसे रोज नामचा कहते हैं, ठीक है। और इसे ज्वर शब्द से लिया गया है, और ज्वर शब्द का मतलब क्या होता है, दिन, ठीक है। और तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्यों ज्वर पे पड़ा, क्यों यहाँ फ्रेंच भाषा ज्वर से ही इसको लिया गया, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डे टू डे जितनी भी एंट्रीज होती है उन सब एंट्रीज को उसी दिन उस बुक में लिखते हैं, इसलिए इसको रोज नामचा कहते हैं, ठीक है। यह प्रारंभिक लेन देनों का लेखा करने की प्रधान पुस्तक होती है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली एंट्री करने की बुक होती है वो यही होती है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है फर्स्ट एंट्री करने के लिए। मतलब अगर परचेज या सेल्स हो रहा है तो उसका आप फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ एंट्री करोगे, तो रोज नामचा में ही करोगे। इस पुस्तक में स्मरण पुस्तक से प्रतिदिन नियम अनुसार जनरल लेखे किए जाते हैं। और जो हमने इसके पहले मेमोरेंडम बुक पढ़ा था, तो क्या किया जाता है, मेमोरेंडम बुक से क्या किया जाता है, देख देख के हम क्या करते हैं, जनरल में डेली क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, ठीक है। इस प्रकार रोज नामचा वह पुस्तक है जिसमें स्मरण पुस्तक से प्रतिदिन नियम अनुसार और तिथिवार लेन देन का लेखा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बस ओवरऑल यही बोलना चाह रहा है कि हमारा रोज नामचा कौन सी पुस्तक है, रोज नामचा हमारी वह पुस्तक है जिसमें क्या किया जाता है, मेमोरेंडम बुक, जिसको स्मरण बही भी हम लोग कहते हैं, स्मरण बही से क्या किया जाता है, डेली एंट्री देखी जाती है और डेट वाइज और नियम अनुसार, ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं, उसी अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। ये तो था हमारा जनरल का मीनिंग। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है, कि परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा होती है, विभिन्न विद्वानों द्वारा रोज नामचा या जनरल को परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से दी गई है, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों ने, मतलब बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं, उन्होंने रोज नामचा या जिसको आप जनरल भी कहते हो, इसको अपने अकॉर्डिंग क्या किया है, अलग अलग नाम दिया है, अलग अलग परिभाषाएं इसकी दी गई हैं, ठीक है। तो वो परिभाषाएं क्या हैं देख लेते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न हैं, ठीक है। जिसमें से क्या है, कुछ बहुत फेमस परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। मैंने यहाँ 2-3 लिखे हैं, मैंने 2 लिखे हैं। ये 2 क्या है, बहुत फेमस है, और ये 2 इजी भी पढ़ते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो आप इन 2 को गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज़ आप बुक में देख सकते हो, आपको वहाँ पे 5-6 मिले होंगे, आपको जो सही लगे आप क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम के लिए उसको लर्न कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने 2 बहुत सिंपल लिखा है, और 2 से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में लिखना भी नहीं होता है। तो फर्स्ट परिभाषा हमारी क्या है, S.C. शुक्ला ने दी है, M.C. शुक्ला। कच्ची बही से लेन देन को नियमित रूप से एक पुस्तक में लिखते हैं जिसे रोज नामचा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कच्ची बही हमने स्मरण बही में पढ़ा था ना, मेमोरेंडम बुक में, उसको हम लोग कच्ची बही भी बोलते हैं। तो कच्ची बही में जो लेन देन लिखे होते हैं उन्हीं को देख के जब हम जनरल में नियम अनुसार और तिथिवार, ठीक है, डेट वाइज, जब हम जिस पुस्तक में उस एंट्री को लिखते हैं उसी पुस्तक को हम लोग रोज नामचा कहते हैं, ठीक है। क्लियर। दूसरा हमारा परिभाषा कॉटर ने दी है। कॉटर ने क्या बोला है, रोज नामचा अथवा दैनिक पुस्तक प्रारंभिक लेखों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें स्मरण पुस्तक से तिथिवार लेन देन का लेखा किया जाता है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है रोज नामचा, या जिसको हम लोग दैनिक पुस्तक भी बोलते हैं, ये एक प्रारंभिक पुस्तक है, मतलब जिसमें आप सबसे पहले लेखा करते हो। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आप स्मरण पुस्तक से देख के डे टू डे क्या करते हो, लेन देन जो भी होते हैं उनको आप क्या करते हो, इसमें लिखते हो। तो ये होता है हमारा जनरल का मीनिंग, और ये हुआ हमारा डेफिनेशन।
नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ जनरल। जनरल के क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ जनरल। जनरल के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं, ठीक है। मतलब इसकी अच्छाइयाँ क्या है, रोज नामचा बनाने का बिजनेस में फ़ायदा क्या क्या है, अब हम क्या करेंगे ये पढ़ेंगे। तो जनरल के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं, इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो वो लाभ क्या है, पहला है पूर्ण लेखे। जनरल प्रत्येक लेन देन का पूर्ण लेखा किया जाता है, जिससे गलती की संभावना नहीं रहती, ठीक है। जनरल में क्या किया जाता है, पूरे लेखे किए जाते हैं। पूर्ण लेखे से मतलब पूरे लेखे किए जाते हैं। अगर आप उसको क्रेडिट पे बेच रहे हो तो भी, मतलब अगर आप उसको उधारी पे बेच रहे हो, या कोई चीज़ वापसी आई है माल का, या आपने कोई माल वापस किया है, या आप आहरण कर रहे हो, इसमें क्या किया जाता है, हर कुछ लिखा जाता है, जिससे क्या होती है, गलती की चांसेस बहुत कम होती हैं या तो नहीं होती हैं, ठीक है। आप कम बोल सकते हो, इसमें लिखा है नहीं होते हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आपका हर कुछ अप टू डेट लिखा हुआ है कहीं पे, तो ऑफकोर्स सी बात है आप क्या करोगे, गलत नहीं होगे। अगर इन फ्यूचर कोई गड़बड़ी होती भी है तो आप उसको इसमें से, इस बुक से क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। नेक्स्ट है हमारा खतौनी में सुविधा। रोज नामचे से खाता बही बनाना सरल होता है। रोज नामचे में संबंधित सभी खाते सरलता से बनाए जाते हैं तथा उसका मिलान किया जाता है, ठीक है। रोज नामचे में जब आप रोज नामचा बना लेते हो, मतलब जब आप जनरल बना लेते हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपको खाता बही बनाना बहुत इजी हो जाता है, मतलब लेज़र बनाना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अभी जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है। तो जो लेज़र होता है वो बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और रोज नामचे में जितने नेम्स होते हैं, राम, श्याम और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश, जो भी चीज़ें होती है उन सब का क्या होता है, खाता बही बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है, डिफ़िकल्टी नहीं होती है बिकॉज ऑफ जनरल, ठीक है। जनरल की वजह से ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊँगी, जब लेज़र कराऊँगी, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रमाणकों से मिलान। व्यापार में कई प्रकार के प्रमाणक आते हैं। इन प्रमाणकों के आधार पर जनरल लेखे करने में सुविधा रहती है तथा इनसे जनरल लेखे का मिलान किया जा सकता है। देखो इसमें बोल रहा है व्यापार में कई प्रकार के प्रमाणक आते हैं, ठीक है। देखो प्रमाणक मतलब क्या आते हैं, बहुत सारी क्या होते हैं, लेटर्स आते हैं, जो आपने बिल दिया होता है वो आते हैं, बहुत सारी एंट्रियाँ क्या होती हैं व्यापार में होती हैं, ठीक है। इन प्रमाणकों के आधार पर जनरल लेखे करने में सुविधा रहती है। और जो आपके पास बिल रहता है आप क्या कर सकते हो, उससे ईजिली क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, रोज नामचा बना सकते हो, जनरल में लेन देन लिख सकते हो, ठीक है। तथा इनसे जनरल लेखों का मिलान किया जा सकता है। और इन फ्यूचर अगर कभी आपको लग रहा है कि आपका जनरल गलत है या कोई बिल गलत है, तो आप उस बिल को, मतलब प्रमाणक जिसको बोलते हैं, आप उस प्रमाणक को जनरल से बहुत ईजिली मिला के जिसमें भी गलती हो उसको सही किया जा सकता है, जिससे लेखे के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। और जिससे क्या होगा, अगर इन फ्यूचर अगर आपको ये कोई जनरल बना के दिया है, ठीक है, कि साल भर की ये एंट्रीज है या 2 महीने की ये, अगर आपको इसमें कोई भी गलती लग रही है तो आप प्रमाणक मंगा के इसको चेक कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका विश्वास इस बुक पे ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बुक का क्या होता है, मतलब इसमें बोल रहा है कि प्रूफ भी होता है, तो लोग इसलिए इस बुक पे ज़्यादा यकीन करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा गणितीय शुद्धता की जांच। गणितीय शुद्धता की जांच जनरल में प्रत्येक लेन देन का लेखा उसके दोनों पक्षों में किया जाता है। जनरल में जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एंट्रियां की जाती हैं, ठीक है। डेबिट में भी की जाती हैं और क्रेडिट में भी की जाती हैं। कोई भी अगर एंट्री हो रही है, अगर राम माल खरीद रहा है, ठीक है, या मैंने राम से माल खरीदा, तो मेरी बुक में भी एंट्री होगी और राम की बुक में भी एंट्री होगी, ठीक है। उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में एंट्री होती है, ठीक है, जिससे लेखों की गणित संबंधित त्रुटि का आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हो सकता है शायद मैंने अपनी बुक में 500 लिख लिया और उसकी बुक में 5000 लिख दिया हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर ऐसी गलती होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों डेबिट क्रेडिट को मिला के कि कहाँ पे गलती हुई है उसको आसानी से चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली में गलती कहाँ पे हुई है, ठीक है।
आसानी से पता चल जाता है कि गलती कैसे हुई है, ठीक है। और आप जब एक ही जनरल का टोटल करोगे तो आपको अगर डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं आ रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एक्चुअली में इसमें कुछ गलती है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट हमेशा सेम आना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है कि त्रुटि का मतलब होता है अगर कोई कमी या गलती रह जाती है तो उसका हमें आसानी से पता चल जाता है, ठीक है। फिर है हमारा सत्यता की जांच। जनरल में लेखे करने के साथ साथ कोष्ठक में व्याख्या नरेशन लिखी जाती है। व्याख्या के द्वारा सरलता से ज्ञात करते हैं कि जनरल लेखा ठीक है या गलत, ठीक है। और देखो जनरल का ये भी बेनिफिट होता है कि जब आप कोई भी एंट्री करते हो तो उसके नीचे लास्ट में क्या करते हो, उसी एंट्री के नीचे आप उसका नरेशन लिखते हो कि ये एंट्री किस लिए, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम या ऐसा कुछ भी करके नरेशन लिखा जाता है, जिससे आपको क्या होगा, अगर आपके पास उसका नहीं भी पता है कि ये एंट्री किस चीज़ की है तो आप नीचे नरेशन पढ़ के बता सकते हो कि हाँ राम से माल खरीदा गया था, उसकी एंट्री ये है, तो ये एंट्री सही है या नहीं है, ठीक है। तो नरेशन लिखा जाता है जिससे आप क्या कर सकते हो, तुरंत ही ज्ञात कर सकते हो कि ये एंट्री किस से रिलेटेड है, परचेज से, सेल से, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तिथिवार लेखांकन। जनरल में लेखे नियम अनुसार तिथिवार किए जाते हैं। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो सरलता से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। जनरल में ऐसा नहीं होता कि पहले 1 तारीख की एंट्री, फिर 10 तारीख की, फिर 2 तारीख की, फिर 4 तारीख की, नहीं। इसमें तिथिवार एंट्री होती है कि मतलब पहले 1 की, फिर 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, ठीक है। 5 की नहीं है तो 6 की तिथिवार होती है, मतलब डेट वाइज एंट्री होती है, आगे पीछे एंट्री नहीं होती है। तो आप सरलता से कोई भी गलती को, जैसे आपको 5 तारीख को जाना है या कोई भी अगर कभी गलती हो रही है तो आप उसको ईजिली क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे एक्चुअली में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विवादों में सहायक। यदि 2 व्यापारियों के बीच हिसाब किताब संबंधित विवाद हो जाते हैं तो जनरल लेखा का मिलान करके विवाद दूर किया जा सकता है। देखो जैसे 2 व्यापारी हैं, ठीक है, मैंने भी माल खरीदा, उसने माल मुझसे खरीदा, मैंने उसको माल बेचा, लेकिन क्या हो रहा है, हम दोनों में आगे जाके कुछ विवाद हो जा रहा है, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, तो उसके जनरल से हम अपना जनरल मिला के क्या कर सकते हैं, उन विवादों को भी सुलझा सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो होगा, किसी ना किसी के जनरल में तो सही बात लिखी होगी, तो हमें क्या हो जाएगा, तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे गलती है और उस विवाद को क्या किया जाएगा, सुलझाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे खाता। अकाउंट क्या होता है, इतने देर से जो हम सुनते आ रहे हैं अपने तीनों चैप्टर्स में, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, एक्चुअली ये अकाउंट होता क्या है अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। खाते में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ, कोई भी अगर आप खाता बना रहे हो, राम का, श्याम का, किसी भी बिजनेस का बना रहे हो, तो उसके 2 पक्ष होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, ठीक है। पहला पक्ष होता है त्रिणी, जिसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, तथा दूसरा पक्ष होता है धनी, जिसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट साइड को हम लोग डेबिट बोलते हैं, आप लोग याद रखना, हमेशा फर्स्ट साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड क्रेडिट होता है, ठीक है। इसमें जनरल से खतौनी की जाती है और इसमें क्या किया जाता है, जो जनरल होते हैं उससे क्या किया जाता है, एंट्री देख देख के इसमें डाला जाता है, लिखा जाता है। जिस स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु या आय व्यय के सभी लेन देन के लेखे की खतौनी की जाती है, वह स्थान उस व्यक्ति या वस्तु या आय व्यय का खाता कहलाता है, ठीक है। और देखो जैसे राम से रिलेटेड क्या हो रहा है, एक जगह हम उसने कितना खरीदा, कितना बेचा, उसकी कितनी इनकम हुई, सेल्स हुई, सब लिख रहे हैं इस बुक में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये राम का खाता हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे उसका आय व्यय सब लिख रहे थे। राम का नहीं, किसी बिजनेस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर इंसान का आप किसी जगह पे उसका आय व्यय, क्रय विक्रय, उसका प्रॉफिट लॉस अगर आप लिख रहे हो तो वो जगह, वो बुक क्या हो जाती है, उसकी खाता हो जाती है, ठीक है। उसको खाता हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक खाते के प्रकार की, खाते के कितने प्रकार होते हैं, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है खाते के 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है व्यक्तिगत खाता और दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता, ठीक है। व्यक्तिगत खाता क्या होता है हमारा,
देखो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, देखो व्यक्तिगत खाते के भी यहाँ पे बहुत से प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते, ठीक है। और अव्यक्तिगत खाते में होता है वास्तविक खाते या संपत्ति खाते। इसका भी एक पार्ट होता है जिसका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्त वास्तविक खाते। इसका होता है अवास्तविक या नाम मात्र के खाते, और इसका सब पार्ट होता है अमूर्त वास्तविक खाते, ठीक है। ये हमारा होता है वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते का यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये सब खाते होते क्या हैं, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है जनरल में, ठीक है। देखो पहला हमारा क्या है, व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, पहले तो ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत खाते में क्या होता है, अगर आप पर्सनल अकाउंट बोल रहे हो, यानी क्या होता है पर्सनल अकाउंट के यहाँ से मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, ठीक है, राम का, श्याम का, मोहन का, जहाँ पे आप नाम लो, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का नाम ही होता है, पर्सनल होते हैं लोगों के, ठीक है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, इसमें 3 तरीके के खाते होते हैं पर्सनल अकाउंट में, व्यक्तिगत खाते में। पहला होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। अब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, प्राकृतिक व्यक्तिगत व्यक्तियों में संबंधित खाते, इसमें आते हैं जैसे राम, रहमान, हेमा, माधुरी आदि, ठीक है। इसमें क्या होते हैं लोगों के अपने पर्सनल अकाउंट, जैसे राम का, रहमान का, हेमा का, माधुरी का, ये लोगों का अपना अकाउंट, ठीक है। इन खातों में देनदारों के खाते, लेनदारों के खाते, पूंजी तथा आहरण खाता भी इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें डेटर्स, क्रेडिटर्स, पूंजी, कैपिटल, आहरण, ड्राइंग, ये सब भी क्या आता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में ही आता है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट होता है हमारा कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं, व्यापारिक लेन देन के लिए कृत्रिम व्यक्तिगत व्यक्ति माने जाने वाले खाते इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। इन खातों में बैंक, बीमा कंपनी, सीमित संस्थान तथा क्लब आदि के खाते होते हैं। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते मतलब एक संस्थान की जहाँ पे बात किया जा रहा हो, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंक हुआ, कोई क्लब हुआ, कोई संस्था हुई, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आते हो। नेक्स्ट है हमारा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। ये वे सभी खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ये वो खाते होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंसान का क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर इंसान के लिए बनाए जा रहे हो, या इसको क्या कर रहा हो दर्शा रहा हो, एक पर्टिकुलर इंसानों का समूह है, उसका एक कोई बंदा क्या कर रहा है उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे अनंत खर्च, पूर्वदत्त खर्च, अपार्जित आय और पेशगी आय, ठीक है। जैसे कि पहले किए हुए खर्च, बाद में किए हुए खर्च, बिना सोचे समझे किए गए हुए खर्च, ये सब क्या होते हैं प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में आते हैं। तो ये था हमारा व्यक्तिगत खाता जिसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसमें कौन कौन से खाते आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट अव्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, व्यक्तिगत खाते को छोड़कर अन्य सभी खाते, अर्थात वे खाते जो व्यक्तिगत खाते नहीं हैं, अव्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इन तीनों को छोड़ के, व्यक्तिगत खाते को छोड़ के जितने भी खाते हैं, ठीक है, जो व्यक्तिगत नहीं कहलाते हैं उनको हम लोग अव्यक्तिगत खाता बोलते हैं। जैसे ख्याति, भवन, मशीन, रोकड़, वेतन, किराया, ब्याज तथा मजदूरी, ये सभी खाते क्या होते हैं अव्यक्तिगत खाते होते हैं, ठीक है। जैसे मशीन हुआ, कैश हुआ, सैलरी हुई, वेजेस हुआ, इंटरेस्ट हुआ, रेंट हुआ, ये सब क्या होते हैं अव्यक्तिगत मतलब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। और ये खाते 2 प्रकार के होते हैं। ये खाते कितने तरीके के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है वास्तविक खाते। तो वास्तविक खाते क्या होते हैं, इन्हें संपत्ति खाते भी कहते हैं, ठीक है। इस खाते को हम लोग संपत्ति खाता भी कहते हैं। सभी प्रकार की संपत्तियों के खाते इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे भवन, मशीन, रोकड़, रहतियाँ आदि, ये सभी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब इसको संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी होता है
उसका भी खाता बोल सकते हैं। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, कैश हुआ, जो ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस हुई, वो सब क्या होता है, इसमें ऐड होते हैं। और ये जो हमारा वास्तविक खाते होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूर्त वास्तविक खाते और दूसरा होता है अमूर्त वास्तविक खाते। मूर्त वास्तविक खाते क्या होते हैं, इनमें वो खाते आते हैं जिन संपत्तियों को देखा व छुआ जा सकता है, जैसे भवन, मशीन, रोकड़ व मोटर। ठीक है, इसमें वो संपत्तियाँ आती हैं, वो प्रॉपर्टी आती हैं जिनको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप बिल्डिंग को छू सकते हो, मशीन को छू सकते हो, कैश को छू सकते हो, मोटर को छू सकते हो। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन अमूर्त वास्तविक खाते कौन से खाते होते हैं, ये उन संपत्तियों के खाते होते हैं जिन्हें देखा तथा छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, ये वो संपत्तियां होती हैं जिनको आप छू या फील नहीं कर सकते हो। ठीक है, देख नहीं सकते हो, अर्थात इन संपत्तियों की मूर्ति नहीं होती है। जैसे इन सबको आप बिल्डिंग को क्या कर सकते हो, देखते हो कि हाँ ये मेरे सामने बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन इसमें वो एसेट्स होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको आप देख भी नहीं सकते हो और छू भी नहीं सकते हो। जैसे ख्याति खाता, कॉपीराइट, व्यापारिक चिन्ह आदि। जैसे कॉपीराइट्स होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये सब आप देख नहीं सकते हो, बस आप क्या करते हो, इसका नाम सुनते हो और इसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपकी एक तरीके की एसेट्स होती हैं जिसको लेकिन जिनका कोई मूर्ति नहीं होता, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता रियल लाइफ में। नेक्स्ट है हमारा अवास्तविक खाते। अवास्तविक खाते क्या होते हैं, इन्हें नाम मात्र के खाते या आय व्यय खाते भी कहते हैं। ठीक है, इसको नाम मात्र का खाता बोला जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, कितना आया और कितना गया वो लिखते हो। आय व्यय लाभ हानि से संबंधित खाते को अवास्तविक खाते कहते हैं, जैसे वेतन, किराया, ब्याज, कमीशन, छूट तथा बीमा। ठीक है, जिसमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, जैसे ब्याज हुआ, कमीशन कितना आया, कितना आपने छूट दिया, कितना आपको बीमा आपने कराया। ठीक है, वेतन कितना दिया, किराया कितना मिला, किराया कितना दिया, ये सब क्या होते हैं, अवास्तविक खाते के अंदर हमारे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल्स में लेखे करने के नियम। जैसे कि हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, ये खाते कितने तरीके के होते हैं, इन सबको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जनरल में लेखे करने के नियम, रूल्स ऑफ जनरल क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब जो हमने इतने नियम अनुसार पढ़े हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ उन्हीं नियमों को यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली में वो नियम क्या होते हैं। तो जनरल में लेखे करने के नियम निम्नलिखित हैं। पहला होता है, देखो, व्यक्तिगत खाता, जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, वो व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जो हमने पढ़ा, देखो, व्यक्तिगत खाते से संबंधित लेन देन में पाने वाला ऋणी डेबिट तथा देने वाला धनी क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्तिगत खाता से रिलेटेड एंट्री आती है तो उसमें क्या होता है, जिसको मिल रहा है वो डेबिट होगा और जो दे रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। पाने वाला ऋणी रिसीवर डेबिट होता है और देने वाला जो गिवर है, जो दे रहा है, वो क्या होता है, धनी, क्रेडिट होता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत खाता का रूल है। अब वास्तविक खाते के रूल्स क्या होते हैं, जो रियल अकाउंट होता है हमारा, ऐसे खाते में आने वाली वस्तु डेबिट तथा जाने वाली वस्तु को धनी क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, देखो, इस अकाउंट में क्या होता है, जो आपके पास आ रहा है आप उसको डेबिट कर दो और जो आपके पास जा रहा है वो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, आने वाली वस्तु इनकमिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जाने वाली वस्तु जिसको आप लोग आउट गोइंग बोलते हो, ठीक है, उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, फिर है अवास्तविक खाता या जो नाम मात्र के खाते हैं, उनकी एंट्री कैसे होती है, इन लेन देन में खर्च तथा आय व लाभ को धनी, ठीक है, इसमें क्या हानि को ऋण डेबिट, इसमें जो भी आपके खर्च हो रहे हैं या लॉस हो रहा है तो उसको आप लोग डेबिट करोगे, और अगर आय या लाभ हो रहा है, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, व्यय तथा धनी, मतलब अगर खर्च हो रहा है तो एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो उसको आप लोग डेबिट करोगे, ऋणी। आय तथा लाभ, इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप लोग क्रेडिट करोगे। ठीक है, फिर है
ध्यान रखने योग्य बातें, लेकिन आपको कुछ बातें क्या होती है, इसके बाद भी, ये तीनों नियम के बाद भी आपको कुछ बातें क्या करनी होती है, याद रखनी होती है। वो बातें क्या होती हैं, आइए देखते हैं। जनरल में लेखे करने से पूर्व निम्न बातें ध्यान रखी जाती हैं। ठीक है, जनरल में अगर जब भी आप एंट्री करते हो तो आपको उससे पहले क्या करना होता है, कुछ बातें याद रखनी होती हैं, मतलब कि कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। लेन देन से कौन कौन से खाते प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी एंट्री देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट इससे प्रभावित हो रहा है, हमारा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वे प्रभावित होने वाले खाते किस प्रकार के हैं, और जैसे राम और जो अगर बिल्डिंग दोनों प्रभावित हो रहा है तो वो किस नेचर के हैं। ठीक है, रियल है, नॉमिनल है, किस तरीके के हैं। इन खातों में कौन सा खाता ऋणी होता है तथा कौन सा खाता क्रेडिट होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रियल अकाउंट के खाते हैं, नाम है, तो इसमें क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेट अ मिनट। विद्यार्थी को अपने आप को व्यापार का लेखा पालक मानना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी एंट्री कर रहा हो, जैसे हम कर रहे हैं, हम जनरल बना रहे हैं, तो हमें अपने हिसाब से, हमें अपने आप को अकाउंटेंट नहीं सोचना है कि हम अकाउंटेंट है, हमें अपने आप को बिजनेस का मालिक सोचना है। ठीक है, व्यापार का लेखा पालक हमें अपने आप को मानना है। ठीक है, कि हम व्यापार के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक परफॉर्मा बना दिया है जिससे आपको पता चल सके। देखो, ये हमारा होता है डेबिट, हम लोग हमेशा इधर से बनाना चालू करते हैं, जो भी होता है आप कभी भी इधर से मत स्टार्ट करना। तो देखो, ये वाला पहला होता है हमारा क्रेडिट, क्रेडिट का लाइन खींचोगे, फिर डेबिट, फिर ये होता है लेज़र फोलियो, फिर यहाँ होता है पर्टिकुलर्स, और ये होता है हमारा डेट का कॉलम। ये ऐसा परफॉर्मा होता है। बाकी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी इन चीज़ों को कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं उपरोक्त नमूने के अनुसार जनरल के पांचों खानों का निम्नलिखित वर्णन। अब इन पांचों खानों का मैंने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा वर्णन लिख दिया है कि इन पांचों खानों का क्या होता है, यूज़ क्या होता है। तो पहला खाता है हमारा तिथि का, डेट का। तो इस खाने में वह तिथि लिखी जाती है जिस तिथि को लेखा किया गया हो। ठीक है, इसमें आप वो डेट डालोगे जिस दिन क्या किया गया हो, आप लिख रहे हो इस एंट्री को, मतलब जिस दिन बेचा या खरीदा गया हो, जो स्मरण बही में लिखा होता है आप देख के यहाँ डालते हो। दूसरा होता है विवरण, पर्टिकुलर्स का कॉलम। प्रत्येक लेन देन के लिए 2 पंक्ति प्रयोग करेंगे। पहली पंक्ति त्रिणी का लेखा सिरे से प्रारंभ करेंगे तथा पंक्ति के अंत में त्रिणी लिखा जाता है, तथा दूसरी पंक्ति में धनी वाला लेखा लिखते हैं और बाद में का तथा अंग्रेजी में लेखे करने का प्रारंभ में टू का प्रयोग करेंगे। अंत में लेन देन का सूक्ष्म विवरण लिखते हुए वह व्याख्या नरेशन कोष्ठक में लिखी जाती है। ठीक है, देखो, जैसे राम से माल खरीदा, ठीक है, राम से माल खरीदा है आपने, तो इसमें आएगा क्या, आपने माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट ना, परचेज अकाउंट DR, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, परचेज अकाउंट DR। ठीक है, डेबिट यहीं पे लिखते हैं, और नीचे वाली लाइन में जो क्रेडिट होता है तो हम वहाँ पे क्रेडिट ना लिख के टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू राम अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट, और नीचे फिर नरेशन लिखेंगे कि बीइंग गुड परचेज फ्रॉम राम। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। फिर एक खाता पृष्ठक संख्या। इन खाने में खाता बही से उस पृष्ठक की संख्या लिखी जाती है जिस पृष्ठक पर खतौनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मेनली पेज नंबर लिखा जाता है। ठीक है, पेज नंबर कि किस पेज नंबर पे ये एंट्री थी। ठीक है, फिर होता है त्रिणी धनराशि। इस खाने में वह रकम लिखी जाती है जिसको आपको डेबिट होती है, मतलब 5,000 है तो 5,000 आपको लिखना है, 200 है तो 200, जो अमाउंट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में वो लिखना होता है। और धनी में भी वही होती है, जो रकम आपको क्रेडिट करनी होती है वो रकम आप इसमें डालते हो। इन खाते में वह रकम लिखी जाती है जो धनी होती है। ठीक है, रेखा खींचना। व्याख्या लिखने के बाद एक लेन देन का लेखा उनके पृष्ठकों पर होता है। प्रत्येक पृष्ठक के योग लगाना।
ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर रेखा खींचना होता है। अगर आपने एक एंट्री कर दी तो उसके बाद आपको लाइन खींचना होता है, ठीक है। आप लाइन खींच दिए, वो एंट्री खत्म, फिर आप दूसरी एंट्री करो। फिर होता है योग लगाना, मतलब उसका टोटल करना, ठीक है, कि आप उसका टोटल कैसे करोगे। माह में होने वाले सभी लेन देनों का लेखा उनके पृष्ठकों पर होता है। प्रत्येक पृष्ठ के अंत में त्रिणी व धनी पक्षों का योग अलग अलग करते हैं तथा विवरण वाले खाने में योग आगे ले गए टोटल CF लिखते हैं, ठीक है। देखो, अगर एक पेज आपका खत्म हो गया, ठीक है, तो आपको वहीं पे डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करना है, और जो टोटल आया उसको आप क्या करोगे, टोटल CF, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे यहाँ पे लिख के कि इसको हमने अब दूसरे पन्ने में कंटिन्यू किया है, ठीक है। फिर देखो, जब आप उसको, मैं आपको समझा दे रही हूँ, फिर मैं पढ़ भी दूंगी, ठीक है। आप क्या करोगे, जब उसको सेकेंड पेज पे ले जाओगे तो आप ऊपर ही क्या करोगे, लिखोगे टोटल BF, ठीक है, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, मैंने इसको पीछे से लाया है, ठीक है, और जो टोटल वाला अमाउंट होगा वो यहाँ लिख दोगे, और फिर इसके नीचे से आप एंट्री करना चालू कर दोगे। फिर एट लास्ट जब आपकी पूरी जनरल ख़त्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे, पूरे को टोटल करोगे। आप वो टोटल वाले अमाउंट को क्या करोगे, नीचे वाले अमाउंट से प्लस कर दोगे, क्योंकि आपको दोबारा पीछे की प्लस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये न्यूमेरिकल्स करोगे तो मुझे लगता है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो नीचे वाला आपका टोटल होगा उसको आप ग्रैंड टोटल कर दोगे, ठीक है। वो आपको पूरा टोटल आपको लिख के वहाँ पे लिखना होता है। योग आगे लाएं टोटल ब्रॉडफोर्ड लिखते हैं। यह क्रम बराबर चलता है जब तक अंतिम लेखा नहीं हो जाता, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड आप करते रहोगे। आपका जितना पेज लग रहा है आप सब पेज में ये काम करते रहोगे, ठीक है, जब तक अंतिम लेखे नहीं हो जाते हैं। अंतिम लेखा होने के बाद दोनों पक्ष का अंतिम योग करते हैं तथा विवरण वाले खाने में कुल योग ग्रैंड टोटल लिखा जाता है। योग की रकम के नीचे दो बड़ी रेखाएं खींची जाती हैं। ये रेखाएं प्राय लाल स्याही से खींची जानी चाहिए, ठीक है। देखो, फिर क्या होता है, आप लिख दिए पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में नाम लिखाता है ग्रैंड टोटल, और दोनों को क्या करते हो, आप टोटल कर देते हो, और दोनों पे आप क्या करोगे, दो दो लाइन खींचोगे कि अब ये एंट्री हमारी खत्म हो गई, ठीक है। और ये रेड पेन से अगर करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो हुआ हमारा जनरल का क्या, एक हमारा परफॉर्मर, ठीक है, कि जनरल का परफॉर्मर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्यों होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मिश्रित लेखे, कंपाउंड एंट्रीज। कभी कभी कंपाउंड एंट्रीज भी क्या होती हैं, हमारी आती हैं, जिनको आपको जानना ज़रूरी होती है कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। जब एक ही तिथि को समान प्रकृति से एक से अधिक लेन देन हो जाते हैं तो इन समान प्रकृति के एक से अधिक लेन देनों का लेखा अलग अलग ना करके एक साथ करते हैं, ठीक है। देखो, एक ही समय पे, जब एक ही डेट पे, जैसे राम 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 की 4 एंट्री होगी, उसने माल खरीदा भी, बेचा भी और उससे वापस भी आया, अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, बार बार उसकी एंट्रीज ना करके हम क्या कर देते हैं, एक ही में उसकी एंट्रीज कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग ना करके एक साथ करते हैं। इस प्रकार के लेखे मिश्रित लेखे अथवा मिश्रित प्रविष्टियां कहलाती हैं। इसी टाइप के लेखे को हम लोग मिश्रित लेखे भी कहते हैं। ऐसा करने से व्यवसाय में समय, श्रम तथा स्थान की बचत होती है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, समय और श्रम दोनों की, मतलब मेहनत और टाइम दोनों ही क्या हो जाता है, बच जाता है। इसका क्या, इसकी धाराएं क्या क्या हैं, दशाएं क्या क्या हैं। जब तक एक खाता त्रिणी तथा कोई खाता धनी किए जाते हैं, जब तक खाता धनी तथा कोई खाता तृण किए जाते हैं, इसमें क्या होता है, एक खाना त्रिणी तो एक खाना डेबिट होता है, एक खाना डेबिट तो एक खाना क्रेडिट होता है। जब बहुत से खाते त्रिणी तथा बहुत से खाते धनी किए जाते हैं, ठीक है, इसमें यही होता है कि एक ही खाने को आपको डेबिट क्रेडिट बार बार करना है तो आप इसका क्या करते हो, यूज़ करते हो। इसका लाभ क्या है, मिश्रित लेखे करते समय स्थान तथा श्रम दोनों की बचत हो जाती है। इसमें क्या होता है, अगर आप मिश्रित कंपाउंड इंक्रीज करते हो तो इसमें आपकी श्रम, मतलब मेहनत, और टाइम और स्थान, जगह सब बच जाता है, ठीक है। रोज नामचे में लेखे की संख्या कम हो जाती है, और रोज नामचे जब कितना सारा जनरल बनाना पड़ता है तो उसमें वो क्या हो जाता है, कम होकर आपका एक ही डेट पे उसकी सारी एंट्रियाँ लिखा जाती हैं। इसमें सावधानियां होती हैं, कुछ करनी पड़ती हैं आपको। यह ध्यान रहे कि
त्रीणी तथा धनी खाते के योग्य बराबर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेबिट ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट कम आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लेखों का संयुक्त लेखा करना हो वे सभी एक ही तारीख के होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को भी अगर राम की एंट्री है तो आप उसको 2 तारीख में लिख दो, नहीं। अगर 2 ही तारीख को 4-5 एंट्री आए तभी आप उसको लिख सकते हो, अलग अलग डेट में आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ हमारी कंपाउंड एंट्रीज। अब है हमारा कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों का लेखा, मतलब कुछ इसमें अलग टाइप की एंट्रीज होती हैं, वो देख लेते हैं। देखो, व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है उसे माल गुड्स कहते हैं, ठीक है। मतलब जो अगर व्यापार क्या कर रहा है, अगर हमने क्या किया है, इस बुक कॉपी का बिजनेस खोल के रखा है तो इस कॉपी को हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे अपने बिजनेस के लिए। जनरल लेखे करते समय माल खाते को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप जनरल कर रहे हो तो उसमें आप माल को 4 भागों में बांटते हो, माल खाते को। पहला होता है हमारा क्रय खाता, जिसको हम लोग परचेज अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। आप गुड्स नहीं लिखोगे, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो आप उसको परचेज अकाउंट लिखोगे, ठीक है। जब माल क्रय किया जाता है तो माल के स्थान पर क्रय खाता को त्रीणी डेबिट किया जाता है। जब व्यापारी दान में माल देता है, ठीक है, जब आप देखो माल खरीदते हो तो आप गुड्स नहीं डेबिट करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि हम लोग गुड्स ना लिख के वहाँ पे परचेज अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। और अगर कोई व्यापारी अपना माल दान में दे रहा है, अगर मैंने ऐसी 2 कॉपी दान में दे दी तो क्या होगा, या घर खर्च हेतु माल निकाला, अगर मैंने 2 कॉपी घर के लिए निकाल ली, या विज्ञापन में माल देता है, जैसे कि मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया 2 कॉपी, तो क्रय खाता धनी किया जाता है। तो परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। मतलब एक केस में जब आप माल खरीदते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, बाकी सारे केस में दान में दे रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, आहरण कर रहे हो या एडवर्टाइजिंग के लिए दे रहे हो तो उसमें क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा परचेज का केस। अब है सेल्स का केस, जिसको आप लोग विक्रय खाता भी बोलते हो। माल बेचने पर माल के स्थान पर विक्रय खाता सेल्स अकाउंट को धनी किया जाता है, ठीक है। अब माल बेच रहे हो तो आप गुड सेल्स नहीं लिख के आप क्या करोगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे, ठीक है। सेल्स अकाउंट को वहां पे हम लोग क्रेडिट करते हैं। फिर होता है क्रय वापसी खाता, परचेज रिटर्न अकाउंट। यदि किसी कारण से हमें माल पसंद नहीं आता है और वह खरीदा हुआ माल विक्रेता को लौटा दिया जाता है तो इसे क्रय वापसी या बाहा वापसी, रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, ठीक है। यह खाता धनी क्रेडिट होता है, ठीक है। परचेज रिटर्न आउट, देखो अगर हमने क्या किया, हमें कोई माल हम खरीद के लाए थे लेकिन वो हमें पसंद नहीं आया, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है या माल नहीं बिक सकता, तो हमने क्या कर दिया, उसको लौटा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग परचेज रिटर्न कहते हैं, ठीक है। और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, ये बात ध्यान रखना। फिर है हमारा विक्रय वापसी। विक्रय वापसी, जिसको सेल्स रिटर्न आप बोलते हो, बेचा गया माल जब ग्राहकों द्वारा वापस कर दिया जाता है तो इसे विक्रय वापसी कहते हैं। यह खाता डेबिट किया जाता है, ठीक है। अगर आपने कोई माल बेचा है, अगर कस्टमर को वो माल नहीं पसंद आया और उसने आपको लाके वो माल लौटा दिया तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मैं बहुत जल्दी इसका न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊँगी, तब तक आप इस वीडियो पर बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ पूरे प्यार से। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।